नमस्कार बच्चों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नए सेशन के साथ में। हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ओबीजी सब्जेक्ट से रखे गए हैं। इसमें से आज का हमारा जो क्वेश्चंस है, आज हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ लेबर। एक्टिव स्टेज जो लेबर का होता है उसमें क्या मैनेजमेंट होता है, क्या रोल ऑफ नर्स होता है लेबर के टाइम पे। जो फर्स्ट स्टेज होता है लेबर का, देखिए उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर और जितने भी जो एम्स का जो वैकेंसीज निकलती है उनका बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए स्पेशल ये क्लास रखी गई है। और सभी बच्चे, हम सभी बच्चों से यही बोलेंगे कि बच्चे सबसे पहले थ्योरी अपना क्लियर करें। थ्योरी क्लास आप पूरी वॉच करिए, उसके बाद आप एमसीक्यू की तरफ भागिए, क्योंकि आप अगर एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करने में पड़ेंगे तो आप थ्योरी अगर आपकी क्लियर नहीं होगी तो फिर आप एमसीक्यू क्लियर आसानी से नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना होगा तो आपको ये वीडियो आपको वॉच करना होगा, आपको देखना होगा, आपको समझना होगा कि आखिर क्लासेस में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, अभी तो ये ओबीजी की क्लास है, उसके बाद आपको कंटिन्यू सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो आपको सारे वीडियो, सारे सेशंस आपको देखना है, तो देखने से पहले सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, ताकि जो भी क्लासेस ले, हम आपका जो भी सब्जेक्ट का ले नर्सिंग का, वो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी बच्चे अभी काफ़ी मतलब ऐसे बच्चों का भी हमको सुनने में भी आया, कमेंट्स भी आया कि समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनाटॉमी का बोल रहे थे। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप ओबीजी भी पढ़ रहे हो तो ओबीजी के अंदर जैसे कि यूट्रस की एनाटॉमी हो गई, यूट्रस का स्ट्रक्चर हो गया, फिजियोलॉजी ऑफ यूट्रस हो गया। ठीक है, तो आप अगर पूरा देखो ओबीजी में क्या है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही आपको स्टडी करना है टोटल। ठीक है, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, लेबर ऑफ मतलब जितना भी नॉर्मल, तो मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के बारे में पूरी स्टडी आप ओबीजी सब्जेक्ट से करते हो। बाकी अगर आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो एनाटॉमी में आप, जब मैं आपको एमएसएन पढ़ाऊंगी, मेडिकल सर्जिकल पढ़ाऊंगी, तो उसमें सारे डिसीज पोर्शंस में आपका जो भी ऑर्गन्स की एनाटॉमी दी होगी मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। आज का हमारा जो क्वेश्चंस है इसको ज़रूर देखिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो सके इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या एक्टिव मैनेजमेंट, एक जो नर्स होती है, ट्रेन नर्स होती है, उनका क्या एक्टिव मैनेजमेंट होता है इसके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इसमें हम देखेंगे फिर साइकोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहला एक्टिव मैनेजमेंट क्या होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, साइकोलॉजिकल, यानी मेंटली रूप से आपको क्या मतलब उस मदर्स के लिए आवश्यक है। साइकोलॉजिकल नीड क्या होगी, सबसे पहला चाइल्ड बर्थ इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, फैमिली एंड एवरी बॉडी वांट टू नो अबाउट इट, मेनली प्रीमी ग्रेविडा। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फैमिली मेम्बर का और मदर के साथ में। स्पेशली वो मदर्स जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की हो, उसको सबसे ज़्यादा लेबर से रिलेटेड लेकर डर रहता है। ठीक है, तो हमेशा वो अपने आप को कैसा समझती है, अकेला फील करती है, और सी लेफ्ट एलोन, उसको अकेले ले जाना है। जो भी नर्सेस हैं वहाँ पे उसको, मदर्स को अकेले में जाकर उसको समझाना है। और इस पीरियड में जैसे ही एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर का कंडीशन अगर आए तो इस कंडीशन पे मिडवाइफरी नर्सेस को टोटली उसको एक्सप्लेन करना है, एश्योर करना है, उसको डिलीवरी के बारे में बताना है कि कैसे सेफ डिलीवरी होगी आपकी, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको मोटिवेट करना है वुमेन्स को, जिसकी डिलीवरी होने वाली हो उस मदर को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करने की नीड होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो वुमेन्स होती हैं फर्स्ट टाइम अगर उनको प्रेगनेंसी हुई तो डिलीवरी को पेन से रिलेटेड लेकर बहुत फियर रहता है, उनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने का फियर रहता है। तो इसमें क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमोरेज और हाइपरटेंशन, इक्लैम्सिया और प्री एक्लैम्सिया जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो मदर्स का ब्लड प्रेशर इंक्रीज ना हो, उस वजह से हमको साइकोलॉजिकल नीड्स देना होता है। और ये किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक ट्रेन नर्सेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर मदर्स के लिए। चलिए सेकंड क्या है हमारा पॉइंट, सेकंड है हमारा इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट करना है, ठीक है, कैसे करना है, इमोशनल सपोर्ट करना है। मदर को इमोशनली अगर हम सपोर्ट करते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होता है, वो कॉन्फिडेंट होती है मदर, और जो कैसी फीलिंग कर रही कम्प्लीटली वो लेबर के लिए क्या होती है, मतलब वेल रूप से क्या होती है, तैयार होती है कम्प्लीटली, उसको किसी भी प्रकार का फियर नहीं होता अगर हम इमोशनली सपोर्ट करते हैं मदर्स का। तो सेकंड पॉइंट है इमोशनल सपोर्ट करना। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से वुमेन को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, स्पेशली रूप से हाइजीन और असेप्सिस टेक्निक का आपको वहाँ पे यूज़ करना है। असेप्सिस मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है,
देन फोर्थ पॉइंट है केयरफुली एग्जामिनेशन, केयरफुल मदर का क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। पेरिनियल प्रिपरेशन, पेरिनियल मतलब जो पेरिनियम वाला एरिया होता है, पेरिनियम सबको पता है, ठीक है, क्योंकि पेरिनियम वाला एरिया क्या होता है, क्योंकि वहीं से क्या होता है, जैसे बच्चा डिलीवर्ड होता है तो कभी कभी क्या होता है, जो इपिजोटोमी लगता है, पेरिनियम वाला जो एरिया होता है, इपिजोटोमी अगर कट होता है तो पेरिनियल प्रिपरेशन के लिए बोलना है कि किस प्रकार से इन्फेक्शन ना हो पेरिनियल एरिया में, मदर्स को बताना है, सेव करना है और उसको हेल्प करना है, ठीक है। आपको पेरिनियम एरिया के लिए उसको बताना है, प्रिपेयर करना है, हेल्प करना है कि अगर जब भी टॉयलेट्स जाए या वॉल्वा किस तरह से क्लीन करके रखना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो पेरिनियल प्रिपरेशन के बारे में भी उसको बताना है मदर्स को। एनीमा, अर्ली स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बार बार आने से क्या होता है, रेक्टम अगर फुल है तो उस कंडीशन पे क्या करना है, स्वेलिंग पेरिनियल एरिया में ना आए तो टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे हमको क्या करना है, एनिमा दे देना है, ताकि अगर मान लीजिए कोई भी मोशन पास करना हो तो फीमेल ईजिली पास कर दे और जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो फीटेल को किसी जो फीटस है, बच्चा है जो, उसको किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो, इन्फेक्शन ना हो इससे, ठीक है। तो एनिमा भी हमको ध्यान में रखना है कि एनिमा किस कंडीशन पे देना है। देन इसके बाद ब्लैडर, full bladder hamper uterine contraction and also cause infection, so mother should be encouraged empty her bladder. In case mother not able to empty her bladder, catheterization may be done. ब्लैडर अगर फुल है तो उस कंडीशन पे अगर डिलीवरी होने वाली है एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर की कंडीशन पे, तो हमेशा कैथेटर लगा के क्या करना है, यूरिन को रिमूव करना है, पास आउट करवा देना है, ताकि अगर यूरिन पास होता है उस कंडीशन पे तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए 8 पॉइंट हो गया, एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में रेस्ट एंड स्लीप के लिए भी बोलना है। वुमेन अचीव एनी कंफर्टेबल पोजीशन ड्यूरिंग द पीरियड, नो कॉन्ट्रैक्शन फॉर एनी पर्टिकुलर पोजीशन, ए वुमेन शुड बी अलाउड टू एम्पुलर फॉर एज लॉन्ग एज डिजायर, दिस एटीट्यूड में स्टिमुलेट लेबर, प्रिवेंट वीना कावा कंप्रेशन, इंक्रेज डिसेंट ऑफ द हेड। देखिए अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, मदर को कैसा बोलना है कि आप रेस्ट और स्लीप करो। अगर कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो रहे हैं, कम आ रहे हैं, अगर कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल भी बंद हो जा रहे हैं, तो फिर आपको मदर्स को रेस्ट के लिए बोलना है और प्रॉपर नींद लेने के लिए उसको बोलना है, ताकि वीना कावा कंप्रेशन या जो लेबर स्टिमुलेट लेबर के टाइम पे जो उसको कंप्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का उसको सफोकेशन ना हो, ब्रीथिंग डिफिकल्टी की प्रॉब्लम ना हो, ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज ना हो या कम ना हो, और डिसेंट ऑफ द हेड, हेड के लिए क्या करना है, जब तक बच्चे का जो हेड है वो डिसेंट ना हो उसके लिए क्या करना है, इंक्रेज करना है। तो रेस्ट और स्लीप के लिए बोलना है, ठीक है मदर्स को। डाइट, 9 पॉइंट हमारा हो गया डाइट, डिले एम्प्टी स्टमक ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर बहुत टाइम हो गया हो और मदर ने कुछ खाया ना हो सुबह से तो उसको खाने के लिए बोलना है और लिक्विड डाइट लेने के लिए बोलना है। ड्यूरिंग लेबर के स्टेज में क्या करना है, मदर्स को वाटर, टी, कॉफ़ी, सूप, जूस, केस, प्रोलॉन्ग लेबर बनाने के लिए इंट्राविनस इन्फ्यूजन 5% डेक्स्ट्रोज भी स्टार्ट कर देना है। ये मदर को डाइट कब देना है, जब एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर हो तो उस कंडीशन पे देना है ये डाइट, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि डाइट भी उस समय पे क्या देना है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नॉर्मल चपाती दे दो, राइस दे दो, इस तरह से उसको नहीं देना है, उसको लिक्विड डाइट ही देना है, ताकि अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो ईजिली बच्चा क्या हो सके, डिलीवर्ड हो सके। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर लिक्विड डाइट नहीं देंगे तो अगर मदर्स मोशन पास करती उस समय बच्चे को इन्फेक्शन भी होने के चांसेस बन सकते हैं। कैन वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, परफॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनली प्रोग्रेस ऑफ लेबर। वेजाइनल एग्जामिनेशन, वन कैन नोट द स्टेशन ऑफ द हेड, हेड का स्टेशन देखना है, अगर सर्विक्स का डायलेशन हो रहा है प्रॉपर तरीके से तो मेजर करना है कितने सेंटीमीटर डायलेशन हो गया, क्योंकि फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स कितना होता है, 10 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर क्या डायलेशन हो चुका है कि 2 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ है, तो आपको वेजाइनल एग्जामिनेशन भी क्या करना है, करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, एब्डोमिनल पाल्पेशन, ड्यूरिंग एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर एब्डोमिनल पाल्पेशन करना है, हैंड प्लेस ऑन द एब्डोमेन, एग्जामिनर नोट द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। एब्डोमेन पाल्पेशन करने का मतलब ये होता है कि जो नर्सेस होती हैं वहाँ पे जो मदर्स का अगर एब्डोमेन पाल्पेट करती हैं तो किस लिए करती हैं, ताकि वो एग्जामिन कर सके फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या इंटेंसिटी है उसकी, क्या ड्यूरेशन रहेगा लेबर के प्रोग्रेस में, कब तक डिलीवरी हो पाएगी, ठीक है। फीटल हार्ट रेट को देखती हैं और बच्चे के हेड को देखती हैं कि बच्चे का हेड क्या है, का इंगेज हो गया है कि नहीं हुआ है। तो एब्डोमिनल पाल्पेट करने के बाद एग्जामिनर को ये पता चलता है कि क्या कंडीशन है लेबर की, ठीक है। तो ये तो हो गया है रोल ऑफ नर्स। नेक्स्ट लास्ट का पॉइंट हमारा है मॉनिटरिंग द फीटल वेलबींग,
और आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रेस्ट स्ट्रेस टेस्ट, मतलब आपको नॉन स्ट्रेस टेस्ट और आपका CST कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जरूर देखना है उस कंडीशन पर। इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फीटल को किसी भी प्रकार का डिस्ट्रेस ना हो, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन पे ना जाने पाए, फीटल का हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो आपको फीटल का हार्ट रेट भी क्या करना है 30 मिनट्स में नोट करते रहना है। 15 मिनट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है, बच्चे का हार्ट रेट आपको चेक करते रहना है। समझ में आया? तो ये कंडीशन हो गई क्या, आप जब एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर होता है उस कंडीशन पे क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करना है मदर को। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उसको डाइट के बारे में उसको बताना है, मदर को रेस्ट और स्लीप के बारे में बताना है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये एक ट्रेन नर्सेस का रोल होता है जब एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में कोई वुमेन्स हो उस कंडीशन पे उसको देना चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको ये पॉइंट। चलिए अब लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन आने लगे किसी भी वुमेन्स को, डिलीवरी की कंडीशन पे अगर कोई वुमेन है तो उस समय पे क्या क्या मेडिकेशन देते हैं। ड्रग फॉर पेन रिलीफ करने के लिए ड्रग्स देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन आने के लिए हम क्या देते हैं, ड्रग देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए देखिए स्पेशली रूप से ड्रग्स जो होता है ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है। क्या दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन। सर्वाइकल डायलेटर कैन बी गिवन फिजिशियन ऑर्डर, और बाकी अगर सर्विस डायलेटर के लिए कोई भी वैक्सीन अगर दी जाती है तो फिजिशियन के ऑर्डर के थ्रू ही मदर को हमको देना है। फिर हाइड्रेशन टू बी मेंटेन, और हाइड्रेशन भी मेंटेन करके रखना है, मतलब डिहाइड्रेट ना होने पाए वुमेन मदर, तो उसके लिए हमको क्या करना है, लिक्विड आपको तुरंत उसको IV फ्लूइड उसको देना है। ठीक है, तो हाइड्रेशन भी मेंटेन करके रखना है मदर्स का। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडक्शन ऑफ लेबर। क्या होता है इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब तो सभी को मालूम है कि जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है तो जो जिस समय पे बच्चा खुद से स्पॉन्टेनियसली रूप से डिलीवर्ड होता है उसी को हम बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि क्या होता है इंडक्शन ऑफ लेबर, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर लिखा हुआ है इसमें, इंडक्शन ऑफ लेबर इज द स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिफोर ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर वो कंडीशन होती है जैसे ही यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके पहले, जब स्पॉन्टेनियस लेबर होने वाला होता है, सेल्फ से जो लेबर होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके पहले ही यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर। उसको स्टिमुलेट कराना। देखो इंडक्शन ऑफ लेबर उसको हम बोलेंगे इंड्यूस बोलते हैं इसको। तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन आने से पहले आप लेबर के लिए प्रिपेयर करते हो ताकि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बना रहे स्पॉन्टेनियस लेबर होने के पहले। ठीक है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर कहलाता है। अब इंडक्शन टाइप ऑफ इंडक्शन कितने होते हैं, इलेक्टिव इंडक्शन और इंडिकेशन इंडक्शन। तो इलेक्टिव इंडिकेशन में हम देखेंगे इंडक्शन में इट इज़ द इंडक्शन ऑफ लेबर कन्वीनियंस ऑफ वुमेन्स द फिजिशियन और द हॉस्पिटल। इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर में क्या करते हैं, वुमेन्स को कन्वीनियंस करते हैं फिजिशियन और द हॉस्पिटल के लिए कि आप लेबर कहाँ पे करवाओ, डिलीवरी जो हो आपकी वो कहाँ पे होना चाहिए, फिजिशियन के अंडर में और हॉस्पिटल में होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये इलेक्टिव इंडक्शन हो गया। इंडिकेटेड इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन फॉर द लेबर फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी। आपको लेबर के लिए कहाँ पे इंड्यूस करना है मदर्स को, जहाँ पे मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का अगर प्रेगनेंसी में हाई रिस्क है तो उसके लिए भी इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए क्या करना है, उसको इंडिकेट करना है। तो ये तो होता है टाइप ऑफ इंडक्शन, किस कंडीशन पे मदर को आप इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए बोलना है, मतलब किसी संस्था में या किसी फिजिशियन के अंडर में, या जब मान लीजिए कभी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उस कंडीशन पे क्या करना है, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए उसको बोलना है। इंडक्शन ऑफ लेबर समझ में आया आपको, स्पॉन्टेनियसली मान लीजिए कि लेबर ना हो जल्दी, ठीक है, बिफोर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के पहले, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के पहले स्पॉन्टेनियसली रूप से लेबर मतलब खुद से डिलीवरी, सेल्फ से डिलीवरी जो होती है उसके पहले क्या करना है, स्टिमुलेट करना है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को, वो होता है इंडक्शन ऑफ लेबर। समझ में आया क्या, नहीं आया? देखिए ये होता है आपका कि जैसे कि मान लीजिए कुछ वुमेंस का मैं आपको मीनिंग समझा दूँ। कुछ वुमेंस का क्या होता है कि एक नॉर्मल फिनोमिना होता है कि उनका डिलीवरी होने तक में क्या कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस खुद से जो डिलीवरी होने वाले होती है उस कंडीशन पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, तो उसके लिए यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन आने के पहले अगर मान लीजिए किसी वुमेंस का अगर टाइम पीरियड हो चुका है तो कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए हम उसको बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। तो किस किस कंडीशन पर इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर स्पेशल रूप से वुमेन को कन्वीनियंस करते हैं कहाँ पे, फिजिशियन और हॉस्पिटल के अंदर में, ऐसी कंडीशन पे। ठीक है, दूसरा बोला गया है इंडिकेटेड ऑफ लेबर, अगर हाई रिस्क की प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन पे भी हमको क्या करना है, मदर्स को इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए इंडिकेट करना है। अब इंडिकेशन पूछा जा रहा है, मैटरनल इंडिकेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए आगे डिटेल में दिया हुआ है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है।
नॉर्मल फिनोमिना में अगर किसी भी फीमेल्स को यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं आ रहे हैं तो दवाई के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से उसको कॉन्ट्रैक्शन लाया जाए जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाए। तो जब दवाई और मेडिसिन को देकर अगर डिलीवरी करवाई जाती है वो होता है इंडक्शन ऑफ लेबर। तो किस किस कंडीशन पे दिया जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर? मैटरनल इंडिकेशन बोला जा रहा है। पोस्ट टर्म, अगर देखिए नॉर्मल जो प्रेगनेंसी का टाइमिंग होता है सभी को मालूम है 37 से 38 वीक तक। 37 to 38 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है वो क्या होती है, आपका नॉर्मल लेबर का टाइम होता है, ठीक है। और अगर मदर इससे ज़्यादा टाइम उसका अगर डिलीवरी होने में लग रहा है, 41 वीक अगर लिया है, ठीक है, अगर 41 वीक अगर मदर पहुंच चुकी है और डिलीवरी नहीं हो पा रही तो उस समय पे हमको इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए उसको कॉन्वेंस करना है। समझ में आया? फिर सीवियर प्री एक्लैम्सिया इन प्रेगनेंसी, अगर मदर को प्री एक्लैम्सिया की कंडीशन है, मदर को ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है 160/90 अगर एबव जा रहा है, अगर हायर हो रहा है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन पे मदर को क्या बोलना है, आपको इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए बोलना है, प्रिपेयर करना है। फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ, मान लीजिए कि कभी उसके पहले अगर मदर प्रेग्नेंट हुई थी, बच्चे की डेथ हो गई, यूट्रस में ही बच्चे की अगर डेथ होगी तो उस कंडीशन पे भी क्या करना है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ बोला जा रहा है। तो प्रीवियस हिस्ट्री में अगर मान लीजिए कि बच्चे की अगर डेथ हो जाती है, कभी कभी क्या होता है बच्चा प्रेगनेंसी तो रहती है लेकिन बच्चा यूट्रस के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन पर भी हमको क्या करना है, डिलीवरी के लिए वेट नहीं करना है, उस समय बच्चे को इंड्यूस कर देना है, ठीक है, मेडिसिन वगैरह देकर या क्या करना है, उसका डीएनसी वगैरह करके क्या करना है, बच्चे को इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए मदर्स को प्रिपेयर करना है। प्री मैक्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिस टाइम पे मान लीजिए कि प्री मैक्योर रूप से अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, एमनियोटिक जो साइक अगर वो रप्चर हो जाती है, उस कंडीशन पे भी क्या करना है, फिर डिलीवरी के लिए उसको बोलना है। क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमनियास, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर एमनियोटिक फ्लूइड अगर इंक्रीज है, हमने आपको बताया था कि नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है वो होता है 900 तक, और 900 से अगर एबव जाता है, 1000 से अगर आपका एबव गया, 1500 गया तो वो पॉलीहाइड्रोमनियस कंडीशन कहलाती है, और 200 ml से अगर नीचे जाता है तो वो जाता है ओलिगोहाइड्रोमनियस, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अगर आपका 1000 to 1500 तक जा रहा है, ठीक है, 1000 से लेकर 1500 से ज़्यादा जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो किस में जाएगा, आपका पॉलीहाइड्रोमनियस में। तो मैटरनल डिस्ट्रेस की कंडीशन बन सकती है, तो उस कंडीशन पे भी इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए बोलना है। फिर मैटरनल अगर डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन पे बोलना है। मेडिकल प्रॉब्लम है, रिस्पायरेटरी है, कार्डियक डिसीज़ है मदर को, उस टाइम पे इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए उसको बोलना है कि डिलीवरी करवा ले, इंड्यूस करवा मतलब डिलीवरी के लिए इंड्यूस करने के लिए बोलना है उसको। कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द फीटस को कोई कॉन्जेनाइटली मतलब एट बर्थ बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर है वहाँ पे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन पे भी क्या बोलना है, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए बोलना है। एंटीपार्टम 9 पॉइंट जो है वो दिया हुआ है आपका, एंटीपार्टम हेमोरेज। एंटीपार्टम हेमोरेज अगर मान लीजिए एपीएच हो रहा है, उसको आपने सुना होगा, एक होता है पीपीएच, आपने सुना होगा दो टर्म, एपीएच एक होता है पीपीएच। तो पीपीएच क्या होता है, पीपीएच होता है आपका पोस्ट पार्टम हेमोरेज। क्या होता है पोस्ट पार्टम, जब मदर्स को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वो एंटीपार्टम हेमोरेज, या तो हो सकता है कि मान लीजिए प्लेसेंटा प्रीविया या एब्रेप्सियो प्लेसेंटा की कंडीशन हो सकती है जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो, ठीक है। या तो फिर अगर पोस्ट पार्टम हेमोरेज अगर 500 ml नॉर्मल डिलीवरी अगर है, आपको ध्यान रखना है पीपीएच में क्या होता है, अगर मदर्स को 500 ml से ज़्यादा, मोर देन, ठीक है, अगर ज़्यादा जा रहा है, मोर देन 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है नॉर्मल डिलीवरी पे तो वो जाता है आपका पीपीएच की कंडीशन। और अगर 1000 ml से ज़्यादा मतलब सीजेरियन सेक्शन अगर हुआ है, मान लीजिए सीजर से बच्चा हुआ है, तो 1000 से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो वो पीपीएच की कंडीशन पे मदर जाती है। तो यहाँ पे एंटीपार्टम की बात बोली गई है, एंटीपार्टम मतलब एपीएच जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे अगर ब्लीडिंग होती है तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए मदर्स को कॉन्वेंस करना है। समझ में आ गया होगा आपको। ये तो मैटरनल का हो गया कि मदर की अगर इस तरह से कंडीशन है तो मदर को इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए बोलना है। अब फीटल का बोला जा रहा है, आरएच, अगर आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है इस कंडीशन पे बोलना है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ डायलेशन की प्रॉब्लम है, आईयूजीआर है अगर बच्चा, तो आपको बोलना है। डिमिनिश्ड फीटल मूवमेंट, अगर बच्चे का मूवमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए बोलना है। अनस्टेबल लाई, बच्चे का जो लाई है वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसवर्स या ब्रीथ प्रेजेंटेशन हुआ है, ठीक है, तो अनस्टेबल लाई है बच्चे का तो भी बोलना है फीटल आपको इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। पोस्ट मैच्योरिटी 41 वीक की अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो बोलना है आपको इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। और इंट्रायूट्राइन डेथ, अगर इंट्रायूट्राइन डेथ है तो आपको इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए
बोलना है। तो सभी को मालूम हो गया होगा इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है, किस किस कंडीशन पे हम इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए बोलते हैं। वो कंडीशन होती है जब खुद से पेन ना आए और ऐसा टाइम स्टार्ट हो गया हो जैसे मतलब मदर को नीड है कि डिलीवरी उसकी हो जानी चाहिए, या तो कोई बीमारी की कंडीशन होगी मदर को, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, या तो प्रेगनेंसी का टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए उसको कन्वीनियंस करना है मदर्स को। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या होता है इंडक्शन ऑफ लेबर। चलिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सी नंबर पॉइंट है, किस कंडीशन पे इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए मदर्स को नहीं बोलना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब होता है वहाँ पे मना है, निषेध जिसको बोलते हैं। सिफेलो पैल्विक डिस्प्रपोर्शन, सिफेलिक कंडीशन, अगर बच्चे का जो हेड है वो पैल्विक में प्रॉपर तरीके से अभी अटैच नहीं हुआ है, उस समय पे इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए नहीं बोलना। अगर हार्ट डिसीज़ है उस कंडीशन पे ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। माल प्रेजेंटेशन है बच्चे का तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन, अगर सिजेरियन सेक्शन इसके पहले हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मैंने आपको बताया IUGR की अगर हिस्ट्री है, या बच्चे की कभी मान लीजिए इसके पहले अगर प्रेगनेंसी हुई हो, बच्चे की डेथ हो गई हो, इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई हो, तो उस कंडीशन पे भी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। कॉर्ड प्रेजेंटेशन अगर है मदर्स का, अगर कॉर्ड प्रेजेंटेशन है, वैसे मान लीजिए बच्चा डिलीवर्ड हो रहा है और अगर बच्चा ना आकर कॉर्ड पहले आ गया, डिलीवर्ड हो गया, तो कॉर्ड अगर प्रोलैप्स है तो उस कंडीशन पे भी क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन पे भी क्या होता है, आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और इसके बाद पैल्विक ट्यूमर, अगर पैल्विस में किसी प्रकार का ट्यूमर है या गांठ है, उस कंडीशन पे भी क्या होता है, इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवाया जाता है मदर का। समझ में आया। तो ये सारी कंडीशन जो होती है, किस कंडीशन पे इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवाना है, हार्ट डिसीज़, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हिस्ट्री, कॉर्ड प्रोलैप्स, प्लेसेंटा प्रीविया, पैल्विक ट्यूमर। समझ में आया। आपको प्लेसेंटा प्रीविया तो सभी को मालूम होगा, ठीक है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होता है, जब प्लेसेंटा डिटैच हो जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट मतलब कभी आपका पेल्विस के सर्विक्स के बीचों बीच होगा, या लैटरल पोजीशन हो जाएगी प्लेसेंटा का अटैचमेंट होने का, तो वो होता है आपका प्लेसेंटा प्रीविया। समझ में आया। मतलब बच्चा डिलीवर्ड होने से पहले ही क्या हो जाए, प्लेसेंटा आपका वहाँ से डिलीवर्ड हो रहा है, वो क्या कहलाता है, उस कंडीशन पे क्या करना है, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए नहीं बोलना है। चलिए, अब इसके बाद हम देखेंगे मेथड्स। मेडिकल इंडक्शन में हमको क्या करना है। सबसे पहले मेडिकल इंडक्शन में ऑक्सीटोसिन इंडक्शन करना है और प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों ऐसे जो मेडिसिन है वो क्या करती है, आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर के लिए प्रिपेयर करती है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, जिससे सर्विस डायलेट होता है और बच्चा इजीली डिलीवर्ड हो जाता है। देन इसके बाद सर्जिकल इंडक्शन भी कराते हैं। सर्जिकल इंडक्शन में आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं एरोम और स्टिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एमनियोटिक सैक होता है, जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे तो उसको आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रूप से उसको रप्चर किया जाता है, बैग ऑफ वाटर को रप्चर किया जाता है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है और बच्चा इजीली डिलीवर्ड हो जाता है। देन इसके बाद कंबाइंड मेथड ऑफ इंडक्शन, या तो फिर मेडिकल और सर्जिकली दोनों कंबाइन करके भी लेबर को इंडक्ट किया जाता है, लेबर को इंड्यूस किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको मेडिसिन ध्यान रखना है कि ये जो 2 ड्रग्स होती हैं, ये ड्रग्स यूज़ की जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मैटरनल डेंजर। मैटरनल डेंजर किस कंडीशन में मदर्स के लिए डेंजर होगा, तो साइकोलॉजिकली रूप से अगर मदर मान लीजिए अपसेट है, ठीक है, और मदर के साथ में सीजरियन सेक्शन हुआ हो, उस कंडीशन पे क्या होगा, मैटरनल के लिए ये डेंजरस कंडीशन क्रिएट हो सकती है इंडक्शन ऑफ लेबर। इसके बाद टेंडेंसी ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर ड्यू टू एब्डोमिनल यूट्राइन एक्शन। प्रोलॉन्ग्ड लेबर एब्डोमिनल यूट्राइन एक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, और लंबे समय तक लेबर बना हुआ है, डिलीवर्ड नहीं हो पा रहा है बच्चा, उस समय पे भी क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम या डेंजर बन सकता है। डिक्रीज नीड ऑफ एनाल्जेसिया ड्यूरिंग लेबर। इंक्रीज नीड, डिक्रीज नहीं इंक्रीज नीड, हो सकता है कि इतना पेन आए मदर्स को कि एनाल्जेसिक देने की भी आवश्यकता हो जाए, और लेबर तो हो रहा है, ठीक है, लेबर की कंडीशन तो क्रिएट हो सकती है, लेकिन पेन मदर को इतना ज़्यादा हो कि वहाँ पे पेन किलर एनाल्जेसिक देने की नीड बन सकती है, आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। फिर इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफ्रेंस, इंक्रीज मॉर्बिडिटी की कंडीशन बन सकती है, मदर बीमार भी हो सकती है, ऑपरेट करने की भी कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो सकती है मदर्स को, ठीक है। तो ये कंडीशन मदर्स के लिए डेंजर वहाँ पे क्रिएट हो सकती है इंडक्शन ऑफ लेबर के टाइम पे। अब बोला जा रहा है फीटल डेंजर, क्या फीटस के लिए डेंजर होगा, इसमें बोला जा रहा है लैट्रोजेनिक प्री मैच्योरिटी, हो सकता है कि बच्चा प्री मैच्योर हो,
हाइपोक्सिया ड्यू टू डिसऑर्डर यूट्राइन एक्शन, प्रोलॉन्ग लेबर एंड ऑपरेटिव इन्फ्लुएंस। देखिए हाइपोक्सिया की भी कंडीशन बन सकती है। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर लगातार बना हुआ है तो बच्चे में हाइपोक्सिया की कंडीशन बन सकती है। बच्चे में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल सकती है। लंबे समय तक अगर लेबर हो रहा है तो ऑपरेट करने का भी कंडीशन क्रिएट वहाँ पे हो सकती है। समझ में आया? ये तो डेंजर होता है। बच्चे के लिए क्या डेंजरस कंडीशन बन सकती है इंडक्शन ऑफ लेबर में, और मदर के लिए क्या बच्चा बन सकती है। तो ये सारे पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। आप बहुत अच्छे से इनको पढ़िए, समझिए, और जो समझ में अगर आपको नहीं आता है उसको कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए मुझे, क्योंकि मुझे देखिए इस तरह में तो ऐसा समझ में आएगा नहीं कि आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता, तो आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। चलिए अब हम देखेंगे व्हाट आर द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न। व्हाट आर द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्सेस की ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न के टाइम पर। तो ऑक्सीटोसिन जब भी आप देते हो आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम पिटोसिन भी होता है। क्या होता है? पिटोसिन। और इसमें बोला जा रहा है कि जब आप सिंथेटिक रूप से ऑक्सीडेशन को प्रिपेयर करते हो मदर्स को देने के लिए तो डाइल्यूट करना है सिंटोसिनोन के साथ में। सिंटोसिनोन के साथ में आपको डाइल्यूट करना है और मदर को नॉर्मल सलाइन के साथ में इंट्रावीनस इन्फ्यूज़ करना है ऑक्सीटोसिन को। क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। ठीक है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। जो कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है? बढ़ाती है, जिससे सर्विक्स डायलेट होता है और इन्फ्यूज़ किया जाता है मिली यूनिट्स पर यूनिट। मेजोरिटी केसेस डोज बताया गया है लेस देन 16 मिली यूनिट पर यूनिट इज द सफिशिएंट। पर यूनिट में 16 मिली यूनिट ऑक्सीटोसिन का लेवल दिया जाता है, जो मदर्स के लिए पेन के लिए इंडक्शन ऑफ लीवर के लिए क्या होता है? वो सफिशिएंट होता है। अब नर्सेस का क्या रोल होता है जब आप ऑक्सीटोसिन देते हो किसी भी वुमेंस को डिलीवरी के टाइम पे, तो क्या नर्सेस का रोल देखा गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? मेंटेन एक्यूरेट इन्फ्यूज़न। आपको ऑक्सीडेशन का जो मेंटेन करना है, आपको कितना इन्फ्यूज़न देना है उसको, वो आपको मेंटेन करके रखना है। मॉनिटर करना है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उसको आना स्टार्ट हुए कि नहीं हुए, वो आपको मॉनिटर करते रहना है। फीटल हार्ट रेट भी आपको असिस्ट करना है 15 मिनट में, क्योंकि बच्चा वेल है कि नहीं वेल है उस कंडीशन पे वो भी आपको क्या करना है? असिस्ट करते रहना है। प्रोग्रेस ऑफ लेबर को आपको लगातार ऑब्जर्व करते रहना है। सर्विक्स के डायलिटेशन को आपको देखना है। मैटरनल की मदर की जो कंडीशन है वो भी आपको चेक करते रहना है कि मदर को किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और यूरिन आउटपुट भी आपको चेक करना है मदर्स का। नर्स शुड बी केयरफुली स्टॉप द इन्फ्यूजन इफ देयर इंक्रीज टेंशन इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन एंड द लेबर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। In case fetal distress occurs or any untoward symptom appear, mother oxytocin infusion should be terminated. आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर जब आप ऑक्सीटोसिन मेडिकेशन देते हो मदर्स को, उस कंडीशन पे आपको क्या करना है? ऑक्सीटोसिन जैसे ही आपने इन्फ्यूज़ कर दिया उस कंडीशन पे आपको क्या करना है? ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन पे जा रहा है, बच्चे का हार्ट रेट कम मिल रहा है, तो आपको तुरंत ही स्टॉप कर देना है ऑक्सीटोसिन ड्रग्स। ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इतना जल्दी आ रहे हैं कि बच्चा डिस्ट्रेस की कंडीशन पे जा रहा है, तो आपको उस समय एबनॉर्मल वो आपका कैसा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा? एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के लिए स्ट्रेस टेंशन की बात हो गई। ठीक है, इंक्रीज टेंशन जो एक टेंशन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो आपको वहाँ पे इन्फ्यूज़न जो है ऑक्सीटोसिन का वो स्टॉप कर देना है, रोक देना है, कि मदर्स को भी ना प्रॉब्लम हो और ना तो बच्चे को प्रॉब्लम हो, क्योंकि बच्चा फिर डिस्ट्रेस की कंडीशन पे जाएगा तो बच्चे की डेथ होने की भी कंडीशन बन सकती है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जब कोई भी नर्सेस ऑक्सीटोसिन ड्रग्स इंड्यूस करती है, मदर्स को देती है कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए, पेन आने के लिए, तो उस समय पे आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आपकी कि आपको उस टाइम पे क्या क्या ध्यान देना है। चलिए अब हमको देखना है AROM क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मैंने अभी AROM के बारे में अभी आगे बताया है आपको कि जो सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर होता है उसी को हम बोलते हैं AROM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम बोला गया है एमनियोटोमी। एमनियोटोमी मतलब एमनियोटिक जो सैक होता है, जो आवरण होता है जिसमें बैग ऑफ वाटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, उस मेम्ब्रेन को रप्चर कर देना, उसके बाद डिलीवरी कंडक्ट कराना, वो क्या कहलाता है आपका? एमनियोटोमी। देखिए इसमें लिखा हुआ है एमनियोटोमी। तो आपको देखिए एमनियोटोमी का आपको थोड़ा सा कमेंट्स करके आपको बताना है। मैं इसको डिटेल नहीं बताऊंगी अभी, इसके पहले मैंने इसकी क्लास ले ली है। इसके पहले आपको ध्यान में मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगी जो आपको कमेंट्स करके लास्ट में बताना होगा।
ठीक है, तो अभी आप कंटिन्यू क्लास को वॉच करते रहिए। उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन आपको देंगे जो कि आप कमेंट्स करके हमको बताइएगा, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में आपको इसके बारे में बताएंगे। एमनियोटोमी आप देख लीजिए। टोमी यानी होता है आपका ओपनिंग, और कैसे आप ओपन करके एमनियन एंड कोरियन दो रिलीज करते हैं लिक्वर को, ठीक है। बिफोर एमनियोटोमी कंफर्म कर लेते हैं प्रेजेंटेशन, इंगेजमेंट, बच्चे का इंगेजमेंट, फीटल हार्ट रेट नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम एओआरएम करते हैं, ठीक है। कलर देख लेते हैं, फीटल स्काल्प इलेक्ट्रोड फीटल मॉनिटरिंग कर लेते हैं हम उसके थ्रू, और मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं। प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंड हो रहा है नहीं उसको देख लेते हैं। कॉजेज स्टिमुलेशन लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हम देते हैं उस कंडीशन पे वो क्या कर देता है आपका मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन लाता है। उस कंडीशन पे आपका एओआरएम क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो ड्रग्स होती है उसको हम क्या करते हैं, फीटल इलेक्ट्रोड के थ्रू हम मॉनिटर कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं फीटल को मॉनिटर करने के बाद हार्ट रेट देखने के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्रीज कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वैसे आपका क्या हो जाता है, बैग ऑफ वाटर रप्चर हो जाता है। अब इंडिकेशन बताया गया है किस किस कंडीशन पे, तो सीवियर इक्लैम्सिया, प्री इक्लैम्सिया, इक्लैम्सिया की कंडीशन, एब्रैप्सियो प्लेसेंटा और कॉम्बिनेशन विथ मेडिकल इंडक्शन, उस कंडीशन पे हमको क्या करना है, आपको एओआरएम या एमनियोटोमी करना है। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको मैंने इसके पहले ही बताया है किस किस कंडीशन पे हमको एओआरएम या सर्जिकल इंडक्शन नहीं करना है। तो मैटरनल को किसी प्रकार की बीमारी हो, जैसे हार्ट डिसीज़ हो, एड्स की प्रॉब्लम हो, यूट्राइन डेथ की हिस्ट्री हो, जेनाइटल एक्टिव हर्पस इन्फेक्शन हो, क्रोनिक हाइड्रोमनियास की, जिसको मैंने बताया था आपको पॉलीहाइड्रोमनियास, क्रोनिक यानी पॉलीहाइड्रोमनियास, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हमको क्या करना है, नहीं करना है एओआरएम, ठीक है। इस कंडीशन पे हमको एओआरएम को नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी अभी क्लास में। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू हम करेंगे। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स, क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो ओआरएम करते हैं आप, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आप करते हो, तो क्या क्या मैकेनिज्म आप यूज़ करोगे। तो रिडक्शन एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को आपको रिड्यूस करना है, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स को देखना है, सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन के सेपरेशन को देखना है आपको। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखना है। फिर बेनिफिट क्या क्या होता है, तो कंट्रोल ब्लीडिंग, एब्रैप्सियो प्लेसेंटा के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है वो कंट्रोल में आ जाती है। रिलीफ मैटरनल डिस्ट्रेस हाइड्रोमनियास की प्रॉब्लम जो होती है उससे मदर को रिलीफ मिलता है। लो ब्लड प्रेशर इन प्री इक्लैम्सिया की कंडीशन पे, अगर मदर प्री इक्लैम्सिया की कंडीशन है उस समय पे उसका ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, लो हो सकता है। तो ये बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलता है एओआरएम में। क्या क्या एडवांटेज होते हैं, असिस्ट द फीटल स्काल्प इलेक्ट्रोड, फीटल स्काल्प इलेक्ट्रोड के थ्रू हम असिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर करते हैं, फीटल हार्ट रेट देखते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पता चल जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है, येलो है, किस कलर का है, ठीक है। तो अगर कलर मान लीजिए कि अगर मेकोनियम प्रेजेंट है तो ग्रीनिश कलर का रहेगा आपका एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है तो आपका गोल्डन कलर का रहेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर आप देखते हो तो आपको ऑब्जर्वेशन पता चल जाता है कि क्या कंडीशन बच्चे की बनी हुई है अभी, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, किस प्रकार से आप आर्टिफिशियल रप्चर करते हो मेम्ब्रेन का। सबसे पहले वुमेन्स को बोलना है ब्लैडर को खाली करने के लिए। उसके बाद प्रोसीजर लेबर रूम में ले जाना है बच्चे को, ऑपरेशन थिएटर, मदर्स को ले जाना है ऑपरेशन थिएटर में। और एओआरएम हैज़ रिस्क ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, एओआरएम आपको देखना है, ध्यान देना है कि ये रिस्क बच सकता है जब अगर कॉर्ड प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन पे एओआरएम नहीं देना है। लिथोटोमी पोजीशन वुमेन्स को देना है, क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, इंट्रोड्यूस कराना है 2 फिंगर इनटू वेजाइना, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट सॉल्यूशन से क्लीन कर देना है वेजाइना को। पास इंडेक्स फिंगर, ठीक है, बियॉन्ड द इंटरनल ऑस को देखना है आपको। स्वीप मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इंट्रोड्यूस लॉन्ग कोचर फॉर्सेप, एक सीजर होता है जिसका नाम होता है लॉन्ग कोचर फॉर्सेप, ऐसा फॉर्सेप यूज़ करना है। कौन सा, लॉन्ग कोचर। आप इंस्ट्रूमेंट फंडामेंटल की जो सब्जेक्ट है या तो फिर आप अगर हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो तो आप देखना जो लॉन्ग कोचर फॉर्सेप होता है डिलीवरी रूम में अवेलेबल होता है, उसमें क्या करते हैं, लॉन्ग कोचर फॉर्सेप में यूज़ करते हैं ब्लड, क्लोज्ड ब्लड को यूज़ करते हैं। स्टिल 1 or 2 फिंगर आर इन सर्वाइकल कैनाल, पार्मर सरफेस अपवर्ड, ओपन द ब्लैडर ऑफ कोचर फॉर्सेप, ब्लैडर को क्या करते हैं, कोचर फॉर्सेप से ओपन करते हैं। साइज द मेम्ब्रेन टूवर्ड द मेम्ब्रेन फॉर द ट्विस्टिंग मूवमेंट्स। इफ हेड इज नॉट इंगेज आस्क द असिस्टेंट टू पुश द हेड फॉर फिक्स टू ब्रिम ऑफ पेल्विस। अगर मान लीजिए कि बच्चा इंगेज नहीं है पेल्विस में, तो पुश करते हैं हेड को, फिक्स करते हैं ब्रिम ऑफ पेल्विस में, प्रिवेंट करते हैं प्रोलैप्स ऑफ कार्ड को, कि ताकि अम्बलाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स ना हो, उससे प्रिवेंट करते हैं। हेड को डीपली इंगेज, ड्रेनेज ऑफ लिक्विड को ड्रेनेज करते हैं, और
हेड को डीपली इंगेज करते हैं। इन दिस केस पुश ऑफ हेड को पुश करते हैं और स्कैप ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड को स्कैप करते हैं। डेंजर ऑफ एओरएम, जो एमनियोटिक रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किस कंडीशन पे डेंजर होता है, देखिए अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ द फीटल हेड, अगर जल्दी ही बच्चे का हेड क्या हो जाए, डिक्लेयर हो जाए, उस समय पे ये डेंजर होता है। कॉर्ड प्रोलैप्स अगर मान लीजिए हो गया बच्चे के डिलीवर होने से पहले तो डेंजर होता है। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो तो डेंजर बन सकता है। और ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइनल, मतलब अगर इस कंडीशन पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, फीटल वेसल्स मेम्ब्रेन से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और सर्विक्स के फ्रेबल में वेसल्स में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, लो लाइनिंग प्लेसेंटल साइड में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन पे आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, डेंजरस होता है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या क्या कंडीशन होती हैं। आपका आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको दूसरा नाम है एमनियोटोमी, किस किस कंडीशन पे देते हैं, क्या बेनिफिट होता है और किस कंडीशन पे हमको नहीं देना है, ये सारी बातें इसके अंदर दी हुई है। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। बाइसॉप स्कोरिंग, क्या होता है बाइसॉप स्कोरिंग, आपने नया वर्ड सुना होगा ये। बाइसॉप स्कोरिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्या होता है बताइए। बाइसॉप स्कोरिंग एक मेथड्स होता है जिसमें फेवरेबिलिटी ऑफ सर्विक्स प्रियर टू इंडक्शन ऑफ लेबर, सर्विस की फेवरेबिलिटी देखी जाती है, या तो उस कंडीशन पे हम देखते हैं जब लेबर को इंड्यूस कराया जाता है, जब डिलीवरी को कंडक्ट कराया जाता है, इंड्यूस कराया जाता है, उस समय पे हम इसको स्कोरिंग देखते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइसॉप स्कोरिंग। चलिए देखते क्या है ये बाइसॉप स्कोरिंग होता क्या है। कि एलिमेंट असेसमेंट, डायलेटेशन, इफासमेंट, पोजीशन, कंसिस्टेंसी, स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, ये सारे पॉइंट, ये सारे की डायलेटेशन, इफासमेंट, पोजीशन बच्चे की, कंसिस्टेंसी और स्टेशन और प्रेजेंटिंग पार्ट बच्चे का, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। इसमें स्कोर कितना दिया जाता है, 0 से एंड 3, 0 एंड 3 के बीच में स्कोर। व्हेन स्कोर 6 इज द रीज प्रोग्नोसिस इंडक्शन ऑफ इज गुड। पहला स्कोर 0, जैसे ही स्कोर आपका 6 अथवा ओवर जाता है तो वो लेबर के प्रोग्नोसिस को क्या करता है, अच्छा माना जाता है। कि मतलब अब लेबर का जो लेवल है वो कैसा है, इंडक्शन ऑफ लेबर गुड है, ठीक है, मतलब अब इजली डिलीवर्ड बच्चा जल्दी हो जाएगा। समझ में आया। तो इसमें स्कोरिंग बताई गई है 0, 3, 6 और 6 से एबव अगर जाता है तो इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है आपका। और इफासमेंट, डायलेटेशन, प्रेजेंटेशन और कंसिस्टेंसी और स्टेशन, ये सारी चीज़ें स्कोरिंग में देखी जाती है। और स्कोरिंग कितना 6 तक, और 6 से ऊपर जा रहा है तो वो गुड इंडक्शन कहलाएगा। चलिए अब स्कोर हम देखते हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है सर्विक्स का, डायलेटेशन, सर्वाइकल लेंथ, कंसिस्टेंसी और पोजीशन। क्लोज रहेगा जब तक 1 और 2 के बीच में रहेगा, 3 to 4 के बीच में भी रहेगा तो भी आपका थोड़ा सा ओपनिंग रहेगा, डायलेटेशन हो जाएगा। और 5 से अगर एबव जाता है, 5+, देखिए थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, ये तो 0 दिया स्कोरिंग में। 1 स्कोर अगर आता है तो इतना डायलेटेशन रहेगा, और 2 स्कोर अगर आता है मतलब 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन रहेगा। और आपका 3 स्कोर अगर आता है, स्कोर से आपको ध्यान रखना है, तो 1 से लेके 4 तक रहेगा आपका कितना, 2 स्कोर में। और 3 अगर स्कोर आता है मतलब 5+ एबव, मतलब 5 to 6 से स्कोरिंग अगर आ रहा है तो वेल डायलेटेशन माना जाता है। फिर सर्विस की लेंथ देखते हैं, मोर देन 2 0 स्कोर रहेगा, 1 से 2 के से ज़्यादा अगर जा रहा है तो वो 1 स्कोर रहेगा, 1 और 2 के बीच में 1 स्कोर, ठीक है। और फुली टेकन सर्वाइकल जो लेंथ है लेस देन 1 हो जाए तो वो आपका 2 स्कोर जाएगा, 3 जाएगा फुली टेकन में, ठीक है। कंसिस्टेंसी अगर 0 है तो फर्म है, 1 है तो कन्फर्म है, 2 है तो सॉफ्ट हो गई, और 3rd है तो फुली क्या हो जाएगा, बच्चा डिलीवर्ड हो जाएगा। पोजीशन 0 स्कोर में पोस्टीरियर, 1 में आपका मिड लाइन, और 2 स्कोर में एंटीरियर, और 3 में बच्चा डिलीवर्ड हो जाएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। अब हेड का स्टेशन देखना है। हेड का स्टेशन -3 0 स्कोर, -2 आपका 1 स्कोर, और -1 0 आपका 2 स्कोर, और +1 +2 आपका क्या हो जाएगा, 3 स्कोर। बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा सब लोग, क्योंकि कमेंट्स करके मैं आपसे पूछूंगी कि कितना स्कोर होता है। अब टोटल स्कोर कितना होता है, ये सारे स्कोर प्लस किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल 13 स्कोर होता है जो आपका ये स्कोर बाइसॉप स्कोर होता है, कितना होता है टोटल, 13 स्कोर होता है। फेवरेबल स्कोर कितना है 6 to 13,
6 से 13 जो स्कोर होता है टोटल, तो देखिए बाइस ऑफ स्कोर 13 होता है, और 6 से 13 स्कोर जो होता है वो होता है आपका फेवरेबल स्कोर, और अनफेवरेबल स्कोर होता है आपका 0 to 5। मतलब अगर 13 स्कोर है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के इसमें फुली चांसेस रहते हैं, गुड लेबर इसको बोला जाता है। और अगर अनफेवरेबल मतलब 6 है, 5 है, सॉरी 0 से 5 तक अगर इसको स्कोरिंग है, मतलब वो क्या है आपका अनफेवरेबल लेबर कहलाएगा या स्कोर कहलाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। आइडेंटिफाई डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन ऑफ पेन एंड इंडिविजुअल रिएक्शन टू इट। आइडेंटिफाई डिस्कशन द फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन ऑफ पेन एंड इंडिविजुअल रिएक्शन टू इट। अब आपको डिस्कशन करना है फैक्टर अफेक्टिंग, जब पेन को फील करती है मदर उस टाइम पे क्या क्या रिएक्शन होता है वुमेंस का, तो उस टाइम पे आपको देखना है क्या फील करती है, क्या बोध करती है पेन के टाइम पे। जब बच्चा बियरिंग की कंडीशन पे होता है, बच्चा जन्म लेने वाला होता है, लेबर पेन जब होता है तो मदर क्या एक्सपीरियंस करती है वो आपको बताना है। तो वुमेन से फॉर हर लेबर पेन इज ऑफन डिस्क्राइब एज द मोस्ट एक्सपीरियंस फॉर द मेनी केसेस फॉर द वुमेन्स। फियर डरी हुई रहती है, स्पेशली रूप से जो फर्स्ट टाइम की जो प्रेगनेंसी होती है मदर उसमें सबसे ज़्यादा डरी होती है। तो फिजिकल साइकोलॉजिकल कल्चरल फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल करता है वुमेन्स को रिस्पॉन्स करने के लिए जिस टाइम पे बच्चा बर्थ होता है, जन्म लेता है। तो इंटेंसिटी ऑफ पेन एक्सपीरियंस वेरीज ग्रेट डील फॉर द वुमेन टू अनदर। फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या देखने को मिलते हैं पेन के टाइम पे मदर्स के अंदर। पहला है फियर और एंजाइटी देखने को मिलती है मदर्स के अंदर। पर्सनालिटी कैसी होगी, नेचुरली मदर्स टेंशन और डरी हुई रहेगी, ठीक है। फटीक, मदर को थकान महसूस होगा, सेवरल बहुत देर घंटों तक क्या होगा उसको लेबर के टाइम पे उसको फटीक थकी हुई महसूस करेगी वो। कल्चरल एंड सोशल फैक्टर, कल्चरल सोशल फैक्टर भी क्या करेंगे इंक्रीज करते हैं उसके एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग को, परसेप्शन ऑफ पेन को। उसका कल्चरल फैक्टर कैसा है फैमिली का, ठीक है, कैसा उसका सोशल फैक्टर है सोसाइटी में, तो वो चीज़ें भी एक्सपीरियंस भी वुमेंस को पेन के टाइम पे क्या होती हैं परसेप्शन करती हैं, फील करती हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, women's realistic expectation of labor about her likely response probably best inquired long as the she feel confident receive the help and support the need as should receive the appropriate analgesia। एक्सपेक्टेशन होता है वुमेंस एक्सपीरियंस करती है, एक्सपेक्ट करती है लेबर के टाइम पे कि उसको ऐसा कुछ मतलब मेडिसिन दे दी जाए जिससे उसको पेन ना हो, ठीक है, ताकि इस समय वो एश्योर करती है, सपोर्ट मांगती है, मतलब उसको नीड होती है सपोर्ट की, ठीक है। किस टाइम पे जब उसको मदर को पेन हो तो उस समय उस ऐसा वो परसेप्शन करती है, ऐसा वो फील करती है। समझ में आया? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब किसी भी मदर्स को क्या होता है पेन स्टार्ट होता है ड्यूरिंग लेबर, तो क्या क्या आइडेंटिफाई करना होता है, क्या क्या मतलब उसमें निरीक्षण करना होता है, क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपका परसेप्शन ऑफ पेन में। समझ में आ गया होगा ये आपको पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ पेन ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। आपको आइडेंटिफाई करना है पेन ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे, क्या पेन अगर आता है डिलीवरी के टाइम पे किसी भी मदर्स को पेन आता है तो क्या रीज़न आइडेंटिफाई आपको करना होगा। सबसे पहले देखना है ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पेन अगर डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स देखना है, हाइपोक्सिया देखना है, यूट्राइन सेल कॉन्ट्रैक्शन देखना है, स्ट्रेचिंग ल्यूबर यूट्राइन सेगमेंट में स्ट्रेचिंग आ रहा कि नहीं आ रहा, प्रेशर हो रहा पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आपको स्पेशली रूप से ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में देखना है फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आपको देखना है पेन हाइपोक्सिया, तो हर स्टेज में देखना है क्योंकि बच्चे को डिस्ट्रेस के कंडीशन पे नहीं जाने देना है, बच्चे का हार्ट रेट प्रॉपर तरीके से चेक करते रहना है, क्योंकि बच्चा अगर डिस्ट्रेस में गया तो बच्चे की डेथ होने की कंडीशन बन सकती है। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में भी आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स और डिस्टेंसेस ऑफ द वेजाइना, पेरिनियम प्रेशर, आपको ये सारी चीज़ें क्या करना है सेकंड स्टेज में भी चेक करना है। ड्यूरिंग डिलीवरी थर्ड स्टेज में बताया जा रहा है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफन डिक्रीज द पेन क्या हो जाता है कम हो जाता है, और द सेंसेशन स्ट्रेचिंग, जब स्ट्रेचिंग करते हैं या तो स्प्लिटिंग या बर्निंग सेंसेशन क्या होता है मदर्स को फील होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है पेन का जो रिजल्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलेटेशन, प्लेसेंटा सारे क्या होते हैं एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, डिलीवर्ड हो जाते हैं। आफ्टर थर्ड स्टेज एनेस्थीसिया और प्राइमरी इपिजियोटोमी को रिपेयर करने की कंडीशन या उसकी आवश्यकता होती है।
ये चीज़ें क्या होती हैं जब डिलीवरी होने वाली होती है, जब स्टेज ऑफ लेबर होता है, उस कंडीशन पे क्या होता है फर्स्ट स्टेज में, ये आपको देखना है। ये रीज़न क्रिएट हो सकते हैं पेन के। तो फर्स्ट स्टेज में तो जब सर्विस का डायलिटेशन वगैरह होगा तो होगा। सेकंड स्टेज में क्या होता है, बच्चा डिलीवर्ड होने वाला होता है, वेजाइनल डिस्टेंस है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ी से आते हैं और बच्चा डिलीवर्ड होता है। और इसके बाद एक्सपल्ड आउट हो जाता है प्लेसेंटा आपका। थर्ड स्टेज में बच्चा भी डिलीवर्ड हो जाता है और पेरिनियम स्ट्रेचिंग एपिजोटोमी अगर हुई है तो उसको रिपेयर करने की कंडीशन और एनेस्थेसिया लगाने की कंडीशन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में होता है। समझ में आया? तो ये सारे स्टेज ऑफ लेबर में ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ वेरियस पेन रिलीफ मेथड वेलबींग ऑफ द फीटस, डिस्कस द नर्सिंग इंटरवेंशन इन द पेन रिलीफ। अब आपको डिस्कस करना है, अगर मदर्स को मान लीजिए कि पेन हो रहा है फीटस से रिलेटेड, तो आपको पेन कैसे रिलीफ करना है, ठीक है, मदर्स को। सबसे पहले बोला जा रहा है कि सर्वाइकल डायलेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर आते हैं तो डिस्कम्फर्ट पोजीशन, नार्कोटिक ड्रग्स जैसे कि डेमोरोल, मिपिड्रीन एंड ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। प्रोमेथाजिन यूजुअली इस कंडीशन पे क्या किया जाता है, मदर को इंडिकेट किया जाता है इस ड्रग्स को। कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं, कॉमन रूप से जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, नार्कोटिक जो एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं, मिपिड्रीन, हाइड्रोक्लोराइड, डेमोरेल जिसको हम बोलते हैं, एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। तो देखिए ये ड्रग्स आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर ड्रग्स के नाम याद रहेंगे तभी आप इजीली बता सकते हो। तो जब क्या होता है मदर्स को पेन बहुत ज़्यादा आता है तो उसको रिलीफ करने के लिए, कम करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। कभी कभी क्या होता है मदर्स को बहुत ज़्यादा पेन आते हैं, तो अगर बहुत पेन आएगा तो भी मदर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस कंडीशन पर फिर एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जाती है। तो कौन सी ड्रग्स देते हैं डिलीवरी के टाइम पे? मिपिड्रीन। आपको ड्रग्स के नाम मिपिड्रीन, हाइड्रोक्लोराइड, इसका दूसरा नाम होता है डेमरोल ड्रग्स देते हैं। कितना? आईवी देते हैं 12.5 to 25 ग्राम इसका mg इसका डोज होता है। 50 mg IM देते हैं 75, मैक्सिमम 100 mg। तो आईवी 12.5 बोला गया है और जो IM बोला गया है 75 mg, ठीक है। मैक्सिमम 100 mg इसका बोला गया है और इसका 50 mg डोजेस। पेन को रिलीफ कर देता है 10 मिनट आफ्टर आईवी एडमिट। जैसे ही आप आईवी एडमिशन कर देते हो मदर्स को ये ड्रग मिफिड्रीन का, आपका जो मैप्रीडीन जो ड्रग्स होती है जिसको हम डेमरोल ड्रग्स बोलते हैं, आप जैसे मदर्स को दे देते हो वैसे क्या हो जाता है, मदर्स को पेन रिलीफ हो जाता है 10 मिनट के अंदर। देन इसके बाद मैटरनल साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। इस ड्रग्स को देने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिप्रेशन, स्पेशली रूप से रिस्पायरेटरी, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राई माउथ, ड्राउजिनेस, डिजनेस, फ्लशिंग और ट्रांसिएंट हाइपोटेंशन, ठीक है, टकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, कन्वर्जन, ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। फीटल न्यूबॉर्न साइड इफेक्ट, बच्चे में और न्यूबॉर्न बेबी में साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं इस ड्रग्स से। न्यूटल हाइपोटोनिया कंडीशन हो सकता है, लेथार्जी हो सकता है, बच्चा इंटर और थर्मो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स हो सकता है, नियोनोटल रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में जा सकता है बच्चा। तो ये बच्चे के लिए भी क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद मेप्टाजिनॉल, सिमिलर एनाल्जेसिस रिलेटिव प्रॉपर्ली रूप से पैथिडीन ड्रग्स, पैथिडीन एक्टिंग इन द रिसेप्टर ऑफ द बॉडी कॉजेस लेस रिस्पायरेटरी। मतलब आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको ये जो ड्रग्स के नाम दिए, जैसे मेप्टाजिनोल, सबका अलग अलग जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। पेंटाजोसिन हो गया आपका, ब्यूटोरफिनॉल हो गया जिसको हम एस्टेडॉल बोलते हैं। ड्रग्स के नाम आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। तो मेप्टाजिनॉल का भी बहुत बता दिया गया कि ये कंडीशन देखने को जिसको पैथिडीन ड्रग्स बोलते हैं, और पेंटाजॉन का डोज 30 to 40 mg बताया जा रहा है। शॉर्टर एक्शन बोला गया है इसका, इसमें भी रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। फिर ब्यूटोफेनॉल में भी बताया जा रहा है कि नार्कोटिक एगोनिस्टिक एनाल्जेसिक की तरह वर्क करता है। 2 mg इसका डोज होता है, IM देते हैं 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स में क्या होता है, रिलीफ मिलता है। और मैटरनल साइड इफेक्ट देखने को क्या क्या है, सेडेशन, नोजिया, वोमिटिंग, डिजनेस जो आपने देखा है अभी इसके पहले, और CSF फ्लूइड का प्रेशर भी देखने को मिलता है, एलिवेट हो सकता है CSF फ्लूइड का, ठीक है। CSF फ्लूइड का जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, एलिवेट होने की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। फीटस साइड इफेक्ट क्या होगा, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन पे बच्चा जा सकता है। तो ये तो साइड इफेक्ट हो गए। जब किसी भी मदर्स को एनाल्जेसिक ड्रग्स अगर आप डिलीवरी के टाइम पे देते हो तो क्या क्या साइड इफेक्ट, क्या क्या नुकसान होता है, वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन। क्या नर्सिंग का रोल होता है, क्या नर्सिस का रोल होता है, क्या इंटरवेंशन प्रोवाइड करोगे आप। तो आपको इंटरवेंशन आपको कमेंट्स करके बताना है। बहुत सारे बच्चों को इसमें पॉइंट्स दिए हैं, अगर जिन बच्चों को पढ़ना है इसमें पढ़ो और आप इसको कमेंट्स करके बताओ।
क्या नर्सिंग इंटरवेंशन हम करेंगे जब किसी भी मदर्स को अगर पेन आ रहा है और मदर्स को अगर उसको एनाल्जेसिक ड्रग्स दे दिया गया है। तो ठीक है, इसमें हम पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको शॉर्टेस्ट पॉइंट इसमें आपको देखकर कमेंट्स करके बताना है, आपको ध्यान रखना है। अब इतना अगर आप इतने में भी अगर आंसर आप नहीं दे पाओगे तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको ये देखकर आपको कमेंट्स करके बताना है, इसमें चूज़ करना है आंसर। मैं इसको अभी आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, इसमें आप 2 मिनट्स के लिए आपको चूज़ करना है आंसर, ठीक है। देखिए इसमें और क्या क्या हो सकता है, इसके लिए क्या क्या एनाल्जेसिक ड्रग्स का जो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो नर्सिंग का क्या इंटरवेंशन होता है, क्या रोल होता है नर्सिस का, क्योंकि फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आप बनने वाले हो। ध्यान रखना है, आपको फ्यूचर के नर्सिंग ऑफिसर आप बनने वाले हो और आपको ये बताना ही होगा कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके बाद हमको क्या करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे मदर्स की बात पूछी गई है कि अगर मदर्स को पेन रिलीफ देने के लिए दिया जा रहा है, अगर उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है तो उस समय पे हमको क्या इंटरवेंशन देना। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ, बाकी चीज़ें आपको पढ़ना है और आपको आंसर देना। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मिडवाइफरी मस्ट फर्स्ट असेस वुमेन का वाइटल साइंस चेकअप करना है, डिटरमाइन करना है वाइटल साइंस मस्ट रूप से, क्योंकि किसी प्रकार का साइड इफेक्ट अगर हो रहा है, अगर मदर एनाल्जेसिक रिसीव की है तो क्या उसकी बॉडी में सबसे पहले इफेक्ट आ रहा है, हमको वाइटल साइंस चेक करना है। बाकी ये सारे पॉइंट आपको पढ़ना है और इसका आंसर हमको कमेंट्स करके बताना है। चलिए देखिए, इसमें हम थोड़ा इसको जल्दी नहीं बढ़ा रहे हैं, इसको आपको पढ़ना है, रीड करना है, क्योंकि स्पेसिफिक रूप से जो नर्सेस का रोल होता है वो आपको कमेंट्स करके हमको बताना होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है, जो क्वेश्चन है आपका, एनाल्जेसिक ड्रग्स जब मदर्स को देते हैं तो क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होता है। आप एक एक पॉइंट करके बताना, बस हो गया, ऐसा इंटरवेंशन हमको देना है, ठीक है। कैसे प्रिकॉशन करना है, ठीक है, कैसे ब्लडर को एम्प्टी करने के लिए बोलना है कि नहीं बोलना है उसको, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखकर आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वेरियस मेथड ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स फॉर द यूज इन द लेबर एंड डिलीवरी। क्या एडवांटेज होते हैं और क्या बेनिफिट होता है, क्या नुकसान होता है, क्या तो क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, आपको बताना होगा। मेनली रूप से 2 टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया कैन बी यूज़ करते हो आप। रीजनल एनेस्थेसिया जिसको हम लोकल एनेस्थेसिया बोलते हैं, और सेकंड है आपका जनरल एनेस्थेसिया, ठीक है। रीजनल होता है पर्टिकुलर किसी एक एरिया में आप एनेस्थेसिया लगाते हो तो उसके बाद क्या होता है, सेंसेशन लॉस होता है, सॉरी पेन उसका लॉस हो जाता है, मतलब पेन उसको फील नहीं होता है। और जनरल एनेस्थेसिया आपका ऑल ओवर बॉडी पे इफेक्ट करता है, जहाँ पे पेन महसूस नहीं होता है। तो रीजनल एनेस्थेसिया इंजेक्शन बताया जा रहा है कि ब्लॉक द ट्रांसमिट ऑफ द पेन, स्पेशली रूप से जैसे कि यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, पेरिनियम एरिया हो गया, थैलेमिक पेन सेंटर इन द ब्रेन जो को पहुंचाता है पेन, उस कंडीशन पे आप जब एनेस्थेसिया देते हो मदर्स को, वो क्या कहलाता है आपका रीजनल, ठीक है। इसके बाद आपका प्यूडेंडल ब्लॉक, पुडेंडल ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं। पुडेंडल ब्लॉक क्या होता है आपका, कंसिस्टेंसी ऑफ लोकल एनेस्थेसिया एजेंट इंजेक्शन फॉर द पुडेंडल नर्व विच कॉज पेरिनियल एनाल्जेसिया। पुडेंडल नर्व क्या होती है आपका, पेरिनियम एरिया में प्रेजेंट होता है, जो क्या करती है पेरिनियल एनाल्जेसिक के लिए अफेक्ट करते हैं। जो इस रीजन पर क्या करते हैं, हम एनाल्जेसिक लगाते हैं, जो डज नॉट अल्टर मैटरनल फीटल रिस्पिरेटरी अदर बॉडी फंक्शन अफेक्ट वुमेन्स बियरिंग डाउन रिफ्लेक्स एंड मे कॉज द ब्रॉड लिगामेंट हीमेटोमा। तो अगर पुडेंडल ब्लॉक क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है जब रीजनल एनेस्थेसिया अगर आप देते हो, तो सबसे पहले तो लोकल एनेस्थेसिया अगर हम इंजेक्ट करते हैं पुडेंडल नर्व में, तो पेरिनियम एनाल्जेसिक क्या रीजन कॉज करता है, तो फीटल रिस्पिरेशन अल्टर्ड हो जाता है और अदर बॉडी फंक्शन भी क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। इसमें स्पेशली रूप से बताया जा रहा है कि जो बियरिंग मेथड्स ऑफ वुमेन्स का जो प्रोसेस होता है रिफ्लेक्स, वो कॉज करता है ब्रॉड लिगामेंट्स में हीमेटोमा के चांसेस बन जाते हैं वहाँ पे। अब एडवांटेज क्या होता है, सुटेबल फॉर परफॉर्मिंग सर्जरी, ये इसका बेनिफिट होता है किस कंडीशन पे, जैसे मान लीजिए सर्जरी करने वाले हैं स्टैंडिंग फॉर द एनिमल्स के लिए, सिंपल रिक्वायर द एक्सपेंसिव कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट। डिसएडवांटेज क्या होगा, विदाउट रिस्ट्रेंट अगर पेन हो रहा है तो कोऑपरेटिव पेशेंट विदाउट सिग्निफिकेंट रिस्ट्रेंट में रिक्वायर सेडेशन। सम लोकल एनेस्थेसिया इरिटेट करता है, टॉक्सिक इफेक्ट कर सकता है टिश्यूज और सेल्स में, ठीक है, बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट कर सकता है, इशूज बन सकते हैं इसके, ये तो डिसएडवांटेज हो गए। चलो अब इसके बाद जब आप पैरा सर्वाइकल ब्लॉक करते हो, पैरा सर्विक्स में जब आप क्या करते हो, लोकल एनेस्थेसिया लगाते हो, उस समय पे क्या हो सकता है, आउटर रिम ऑफ सर्विक्स में इसके बेनिफिट क्या होते हैं, डज नॉट एनेस्थेसिया लोअर वेजाइना पेरिनियम, इट डज नॉट इंटरफेयर ऑफ द बियरिंग डाउन रिफ्लेक्स। देखो अगर सर्विक्स एरिया में अगर मान लीजिए कि अगर आप एनाल्जेसिक लगाते तो क्या होता है कि इस एनेस्थेसिया का लोअर वेजाइना में अथवा पेरिनियम में कोई इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, स्पेशली रूप से आपको ध्यान रखना है कि इनका टॉक्सिक इफेक्ट यही बन सकता है, हीमेटोमा, बॉडी में हीमेटोमा की कंडीशन को क्रिएट कर सकता है।
समझ में आया। हीमेटोमा सभी को मालूम है, ब्लड का कलेक्शन बन जाना, ठीक है। ओमा मतलब क्या होता है सभी को मालूम है, एक तो ओमी होता है ओपनिंग, और हीमेटोमा ओमा वर्ड अगर आपका आता है तो ब्लड का किसी प्रकार का घाव बन जाना, ठीक है। घाव बन जाना, ऐसा घाव बन जाना क्या हो सकता है, वो क्लॉट हो वहाँ पे, या तो फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो सीवियर हीमेटोमा होने के चांसेस रहते हैं, ब्लड वेसल्स रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये टॉक्सिक रिएक्शन कर सकता है आपका एनाल्जेसिक, जिसमें से ब्रेडिकार्डिया या एसिडोसिस होने की कंडीशन या बच्चे की डेथ होने की कंडीशन भी बन सकती है। तो ये सारे अलग अलग दिए गए हैं, इसको आप रीड करिए। जिसमें आपका जो सी पॉइंट है दिया हुआ है पेरिड्यूरल, जिसको बोला जाता है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, ठीक है। एपिड्यूरल सभी को मालूम है। तो एपिड्यूरल जो एनेस्थेसिया है एजेंट रूप से बताया जा रहा है कि डज नॉट पेनिट्रेट द ड्यूरा अथवा स्पाइनल कॉर्ड अथवा ड्यूरा वाले एरिया को पेनिट्रेट नहीं करते। इसमें एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है काउडल स्पेस में, जिसमें सैक्रम एरिया जो होता है आपका एपिड्यूरल स्पेस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लंबार जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो इसमें सेकंड और फोर्थ का बताया जा रहा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। जो लंबार एरिया होता है उसको एंटर स्पेस में क्या करते हैं हम, एपिड्यूरल एरिया में एनेस्थेसिया लगाते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं एडवांटेज में दिया हुआ है, और क्या क्या नुकसान होगा इसमें आपको ये भी बताना है क्या क्या नुकसान होगा। तो ये भी आपको पढ़ना है कि नुकसान भी क्या होगा। ज़्यादातर देखो नुकसान तो यही है कि जो बच्चा होता है वो डिस्ट्रेस की कंडीशन पे जाता है, और ब्लड प्रेशर लो होता है, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो। इसमें बताया जा रहा है कि हाइपोटेंशन, मैटरनल हाइपोटेंशन भी बन सकता है, ठीक है। डिक्रीज हो सकता है ब्लड प्रेशर मदर का, और प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो होने के भी चांसेस हो सकते हैं एपिड्यूरल एनेस्थेसिया को लगाने के। तो ये डिसएडवांटेज देखा जा रहा है इसके अंदर। फिर इसके बाद स्पाइनल एनेस्थेसिया लगाते हैं, जिसको सब एरेक्नॉइड एनेस्थेसिया बोला जाता है। ये भी स्पाइनल कॉर्ड में लोकल एनेस्थेसिया दी जाती है। इसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो सबसे पहला रिस्पायरेटरी, कोई भी फीटल के रिस्पायरेशन में इस एनेस्थेसिया को देने से फीटल में कोई भी मतलब रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम नहीं आती है। और डिसएडवांटेज होता है कि बियरिंग प्रोसेस जो होती है मदर की उसमें डाउन हो जाता है, वो रिफ्लेक्स डाउन हो जाता है बियरिंग प्रोसेस, और मैटरनल हेडेक या टेम्पररी हाइपोटेंशन क्रिएट कर सकता है। चलिए, जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है। अभी तो हमने लोकल एनेस्थेसिया के बारे में पढ़ा, जिसमें स्पाइनल एनेस्थेसिया, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, आपका पेडुंडल नर्व में एनेस्थेसिया जो हम लगाते हैं। तो ये सारे एनेस्थेसिया आपका लोकल एनेस्थेसिया होते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे जनरल एनेस्थेसिया। मोस्ट कॉमन यूज जनरल एनेस्थेसिया जो यूज़ किया जाता है ये आपका इटोनॉक्स हो गया, जैसे हैलोथीन हो गया। आपको ड्रग्स याद रखना होगा, ठीक है। आपको ड्रग्स याद रखना होगा, नहीं तो अगर आप ड्रग्स भूल जाते हो तो आप कैसे आंसर बता पाओगे कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एनेस्थेसिया के लिए यूज़ के। और एनेस्थेसिया सभी को मालूम है कि जो क्या करता है आपका एनेस्थेसिया सभी को मालूम है ना, लॉस ऑफ सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं। किसी भी प्रकार का अगर मान लो पेन होता है तो मदर्स को किसी भी प्रकार का पेन उसको महसूस नहीं होता, उसको हम एनेस्थेसिया बोलते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन को रिलीफ करना, और एनेस्थेसिया होता है सेंसेशन को। तो किसी भी प्रकार का पेन ना हो तो जनरल एनेस्थेसिया दे रहे हैं यहाँ पे। तो मोस्ट कॉमन यूज जनरल एनेस्थेसिया एटनॉक्स हो गया, आपका हैलोथीन हो गया। आपको डोज आपको देखना होगा, जिसमें 50% नाइट्रस ऑक्साइड और 50% ऑक्सीजन दोनों एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, दिए जाते हैं मास्क अथवा इनहेलर के थ्रू, ठीक है। और हैलोथीन में बताया जा रहा है कि मोस्ट रूप से क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो पीपीएस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ध्यान रखिएगा। ये रिस्क ऑफ रिस्पायरेटरी डिप्रेशन और पीपीएस देखने को, पोस्टपार्टम हेमोरेज बन सकता है हैलोथीन ड्रग्स को देने की वजह से। मेथॉक्सीफ्लोरिन हो गया, इसमें हम आपको ड्रग्स का नाम रीड कर दे रहे हैं, बाकी आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। आपको ध्यान से पढ़िएगा, जैसे कि आपका थियोपेंटोस सोडियम ड्रग्स हो गया। इसको देने से क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट अगर इंट्रावेनसली हम इसको देते हैं विदिन 30 सेकंड्स के लिए, ठीक है। 30 सेकंड के लिए प्रोड्यूस करते हैं नार्कोसिस को। एडवांटेज क्या होता है जनरल एनेस्थेसिया देने का, तो पेन से रिलीफ मिलता है तुरंत ही। और डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका हानिकारक क्या इफेक्ट होता है, तो 5 से 7 मिनट के अंदर ही क्या होता है, इनहेलेशन एनेस्थेसिया करने से प्लेसेंटा में क्विकली रूप से ऑक्सीजन की कमी, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस बच्चे में होने की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। समझ में आया। और हमेशा ऑलवेज मैटरनल एस्पिरेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम एनेस्थेसिया देने के बाद हमेशा बनी रहती है, ध्यान रखिएगा। ऑलवेज रिस्क रहता है इसका। फिर और पल्मोनी कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलता है, पोस्टमार्टम हेमोरेज भी होने के प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बियरिंग डाउन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन अगर मदर को आ रहे हैं तो हो सकता है वो भी डाउन हो सकता है, ठीक है। कैन नॉट पार्टिसिपेट बर्थ, हो सकता है कि बच्चा जब जन्म ले, डिलीवर्ड हो, बच्चा अगर मतलब डिलीवर्ड हो रहा है, डिलीवरी उसकी हो रही है, तो उस समय हो सकता है कि वो उसका जो रिफ्लेक्स एरिया है वो डाउन हो जाए, बियरिंग प्रोसेस डाउन हो जाए। तो ये डिसएडवांटेज होते हैं क्या, एनेस्थेसिया देने के। तो जनरल एनेस्थेसिया का ये डिसएडवांटेज हो गया। समझ में आ गया होगा आपको कि कितने सारे एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, क्या रोल होता है, क्या उनका एडवांटेज होता है, क्या उनका डिसएडवांटेज होता है।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स फॉर द पेन रिलीफ आर इफेक्टिव फॉर लेबर वुमेन। आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स आपको यूज़ करना है जो लेबर के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, मतलब उसके प्रभाव को बढ़ाता है। तो क्या क्या होगा, आप जिसमें आप दवाइयाँ यूज़ ना करो। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब होता है मेडिसिन का यूज़ करना, नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब होता है मेडिसिन का यूज़ नहीं करना। समझ में आया? तो डिस्कस करेंगे हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स के बारे में। पेन कैन बी रिलीफ वेरियस नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज, जैसे कि मान लीजिए कि क्या क्या आप मेथड्स यूज़ करोगे। एक्यूप्रेशर, थेरापेटिक टच, ट्रांसक्यूटेनियस, इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, बाथिंग, सॉवरिंग, वार्म पोजिशनिंग, योगा, मेडिटेशन, कंफर्ट एंड हाइजीन। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स होती हैं जो पेन से रिलीफ करती हैं मदर्स को। बोला जाता है कि आप एक्सरसाइज भी करो, मेडिटेशन भी लो, हाइजीन मेंटेन करके रखो, बियरिंग मतलब जैसे ही आप वार्म करते हो और इस पोजिशनिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, बाथिंग में अथवा सावरिंग में आपका पेन क्या हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है आपको। चलिए द गेट, इसमें पॉइंट बताए गए, द गेट कंट्रोल थ्योरी। द गेट कंट्रोल थ्योरी, इसके अंडर में कंट्रोल पेन रिजल्ट इंटरेक्शन बिटवीन द सेवरल स्पेशलाइज्ड न्यूरल सिस्टम। दिस थ्योरी पोस्टुलेट दैट अ मैकेनिज्म ऑफ डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉलम वॉल्व दैट कैन इंक्रीज द डिक्रीज फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स पेरिफेरी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कैसे पेरिफेरल और पेरिफेरल से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किस प्रकार से आपका जो पेन है वो नर्व इम्पल्स को क्या करता है, फ्लो को डिक्रीज कर देता है। ये गेट कंट्रोल थ्योरी बताई जा रही है इस थ्योरी के अंदर। जैसे कि मान लीजिए कि सभी को मालूम है कि जब हम किसी वर्क पे होते हैं, ठीक है, अगर हमारा ध्यान मान लीजिए कि अगर डिलीवरी किसी भी वुमेन्स का कंडक्ट कराना है, अब उसका ध्यान किस में है, मेडिटेशन में है या योगा में है, अगर वो सॉवरिंग में है, ठीक है, बाथिंग कर रही है, तो उस समय क्या है, इस तरह से अगर हम सजेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे जो मदर्स का जो बोलना चाहिए कि जो उसका मेंटली इफेक्ट है, उसका इफेक्ट पूरा ध्यान जो है दूसरे वर्क पर है। मदर को पेन तो हो रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो इम्पल्स, नर्व का जो इम्पल्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज़्यादा फ्लो नहीं हो पा रहा है, इंक्रीज अथवा डिक्रीज गेट रेट हो रहा है उसका, ठीक है। तो उस कंडीशन पे उसको क्या होगा, कम फील होगा। तो एक तो ये हो गया नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड। फिर एक्यूपंक्चर हो गया जो ड्यूरिंग लेबर पेन को रिलीव करता है बट मे कॉज द इन्फेक्शन। एक्यूपंक्चर क्या कर सकता है, आपका इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। वेरियस पॉइंट ऑफ बॉडी इंसर्शन ऑफ नीडल, क्योंकि एक्यूपंक्चर मतलब क्या होता है, जब आप बॉडी को क्या करते हो, पंक्चर करते हो, ठीक है। कैन प्रोड्यूस सेडेशन एंड एनाल्जेसिया थ्रू द रिलीज ऑफ बीटा एंडोर्फिन। एक्यूपंक्चर में आप क्या करते हो, मदर्स को पेन से रिलीफ कराने के लिए मान लो अगर निडल के थ्रू उसको पंक्चर करते हो तो इससे इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बन सकते हैं। और ड्रग्स का यूज़ किया जा रहा है, कौन सा ड्रग्स का, जो बीटा एंडोर्फिन ड्रग्स हो गया। उसके बाद एक्यूप्रेशर, योगा मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। एक्यूप्रेशर मतलब मसाज के थ्रू, ध्यान रखना है। स्पेशल पॉइंट में एंडोर्फिन बॉडी में रिलीज करता है, मसाज करते हैं, जो इंड्यूस ऑफ लेबर को क्या करता है, बढ़ाता है। प्रेगनेंसी के लेबर को, प्रेगनेंसी को क्या करता है, आपका डन कराता है और लेबर के प्रोसेस को वेल मेंटेन। रिदमिक ब्रीथिंग और कंसंट्रेशन को क्या करता है, हेल्प करता है आपका एक्यूप्रेशर। तो आपको ध्यान रखना है योगा से, ठीक है, मसाज से, सॉरी, मसाज अगर हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, उसका जो मेंटली आपको ध्यान रखना है कि मदर का टेंशन जो ध्यान जो है तो उसका पेन की तरफ नहीं जाएगा। फिर वो अगर मसाजिंग हो रही तो उसका ध्यान थोड़ा सा रिलीफ उसको मिलेगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, उसको रिलैक्सेशन महसूस होगा। तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि डिलीवरी इजीली हो जाती है विदाउट मेडिकेशन के। फिर योगा एंड मेडिटेशन पे भी उसको क्या होगा, पेन और टेंशन से रिलीफ मिलेगा। थेराप्यूटिक टच, therapeutic people have been touched to initiate the hand, the means of calming of a person's powerful mean enhancing relaxation, anxiety and controlling pain। मदर को टचिंग से क्या होता है कि उसकी एंजाइटी और उसका जो पेन है वो कंट्रोल, स्पेशली उससे जो कपल्स हैं, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड को कम्युनिकेट करने के लिए बोलना है ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ के टाइम पर, ठीक है, जिससे क्या होता है कि बेबी को भी रिलैक्स मिलता है। बच्चा अगर क्राई कर रहा है, वुमेंस को भी पोस्टपार्टम ब्लूइज होने के जो चांसेस रहते हैं, टच इज मीन्स द मेकिंग द कॉपिंग स्किल्स द पावरफुल इफेक्टिव। तो पोस्टपार्टम ब्लूइज ना हो उस कंडीशन पे तो वो भी उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, ठीक है, किसको, वुमेन्स को। देन इसके बाद ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। ट्रांसक्यूटेनियस जो नर्व स्टिमुलेशन है उस मेथड्स का मतलब क्या होता है, आपका जैन रूप से सर्विसेज जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, अदर प्रोफेशनल, वो वाइडली यूज आउटसाइड ऑब्स्टेटिकल एरिया में करते हैं। जैसे कि लेबर अगर हो रहा है किसी कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक जो फीटल मॉनिटरिंग करते रहते हैं इसमें, तो इससे क्या होता है कि
रिलीफ मिलता है, बच्चे को रिलीफ मिलता है और हमको पता भी चलता है कि बच्चा क्राइसिस में तो नहीं गया है, तो उसके इफेक्ट को हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रॉनिक नर्व स्टिमुलेशन से बच्चे का फीटल हार्ट साउंड भी हमको अच्छे से समझ में आता है, ताकि बच्चा अगर डिस्ट्रेस में ना जाने पाए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रॉनिक नर्व का यूज़ करके हम किस प्रकार से फार्माकोलॉजिकल से बच सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ड्रग्स का यूज़ ना करके नॉर्मल लेबर को हम अच्छे से मतलब कंडक्ट करा सकते हैं। फिर बाथिंग और सावरिंग वार्मथ की मतलब कंडीशन से भी हम नॉर्मल अर्ली स्टेज ऑफ लेबर को हम कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, पोजिशनिंग से हम मदर का कंडक्ट करा सकते हैं। कंफर्ट एंड हाइजीन कंडीशन भी क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल लेबर का कंडक्ट करा सकते हैं। तो किस प्रकार से आपने देखा कैसे मेडिसिन का यूज़ ना करके नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करके हम किस प्रकार से लेबर को ईजिली कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हो गए, इनको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आपको पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट क्या क्या चीज़ें के अंडर में होती हैं। चलो देन इसके बाद व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अभी तो हमने एक्टिव स्टेज फर्स्ट स्टेज में देखा है, अब हमको देखना है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आपको ध्यान से देखना है, पॉइंट पढ़ते जाइए। यूट्राइन एक्शन बियरिंग डाउन एफर्ट, कॉन्ट्रैक्शन देखना है ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर लास्टिंग 60 to 90 सेकंड। 60 to 90 सेकंड्स के लिए जो आपका कॉन्ट्रैक्शन आएगा 2 मिनट्स के अंदर आएंगे। स्ट्रांगली ध्यान रखिएगा, जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा 60 to 90 सेकंड्स, मिनट्स में नहीं। अभी तो आपका मिनट्स में आता था 15 to 30 मिनट्स के लिए जो आपका था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा, सेकंड्स में आएंगे। 60 to 90 सेकंड्स में आपका 2 मिनट्स के अंदर क्या होगा, आपका इंटेंसली आपका पेन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। ठीक है, बियरिंग फॉर बच्चे के लिए सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन आएगा और डिसेंड होगा, बच्चा डिसेंड आउट हो जाएगा। प्रेजेंटिंग पार्ट बच्चे का होगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में रिलैक्स रीच द मैक्सिमम स्पीड एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, कंटिन्यूअस रैपिड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, रिसीव द पेल्विक फ्लोर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा। देन इसके बाद एब्डोमिनल साइन क्या देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन हेल्पिंग यूट्रस आफ्टर एफएचएस फीटल हार्ट साउंड लोअर होगा आपका एज द फीटस। जैसे ही डिसेंड होगा तो फीटल हार्ट साउंड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और मैटरनल वाइटल साइन आपको चेक करना है 15 to 20 mm ऑफ एचजी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है जैसे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, और टेम्परेचर भी 1 डिग्री क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, जैसे डिलीवरी होने वाली होती है उस समय पे मदर्स का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर भी क्या होता है 15 to 20 mm ऑफ एचजी बढ़ जाता है। देन इसके बाद वेजाइनल साइन देखने को क्या मिलता है, पेरिनियम प्रोग्रेसिव ड्यूरिंग पेन, गैप्स आपका वॉल्वा ओपनिंग, सर्कुलर ड्यूरिंग द एक्सपल्सिव फेसेस, ईच कॉन्ट्रैक्शन। तो वेजाइनल साइन भी किस तरह से आपको देखने को मिलता है, तो क्राउनिंग ऑफ द हेड, हेड की क्राउनिंग, मैक्सिमम डायमीटर और बाइट पैराइटल ऑफ द हेड, स्ट्रेचेस ऑफ द वॉल्वा आउटलेट, देयर नो रिसेशन इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन पासेस ऑफ द हेड। तो आपको देखना है सबसे पहले तो क्राउनिंग होगी, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो इंगेजमेंट होगा, डिसेंट होगा। ठीक है, इसके बाद इंगेजमेंट के आपको देखना है कि आपका जो हेड है, आपका हेड एक्सटेंड हुआ कि नहीं हुआ, क्राउनिंग होगी, उसके बाद एक्सटेंशन होगा। फिर ड्यूरेशन देखा जा रहा है, ड्यूरेशन के बाद उसमें